मैं उन्हें कविता का एक विषय सुनाने की धृष्टता कर सकता हूँ। किसी विषय के अंतिम 11वें वक्ता का दुख। और श्रोताओं का भी। मैंने आलेख का विषय उसको ध्यान में रखते हुए शाही की साहित्य दृष्टि से कोशिश करूंगा कि वक्त की पाबंदी के भीतर समाप्त हो जाए। दो चार बाएं दाएं आखिरी वाले को कुछ लाभ भी हो सकता है। विजयदेव नारायण शाही के आलोचनात्मक लेखों का एक संग्रह है, 6वां दशक। शाही की अपनी सदी का 6ठा दशक, हिंदी में चौतरफा गहमा गहमी का नव गति नवलय ताल छंद नव के प्रति अद्भुत आग्रह का समय। कविता नई, कहानी नई, आलोचना समीक्षा सब नई। नए सिरे से साहित्य और काव्य को व्याख्यायित, विश्लेषित और समझने समझाने का एक साथ आवेशित और धैर्यपूर्ण समय। नई कविता के प्रतिमान से शुरू होकर कविता के नए प्रतिमान तक पहुंच जाने का समय। शाही प्रतिमान की बहस में शामिल थे, नए प्रतिमान की बात सबसे पहले उन्होंने ही उठाई थी। नवता की प्रतिष्ठा के संघर्ष की पृष्ठभूमि में शास्त्रीय रसवाद, छायावादी आदर्शप्रियता, काल्पनिकता और वायव्यता के साथ प्रगतिवादी आग्रह दुराग्रह भी काम कर रहे थे। गुरुवर डॉक्टर नामवर सिंह की इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान के साथ शाही के केवल 6वां दशक को ही यदि पढ़ा जाए तो उस समय और उसके आगे पीछे के सही तापमान का अनुमान हो जाता है। प्रगतिशीलों की कथित मार्क्सवादी सिद्धांत प्रियता और उसके विरोध के साथ स्वयं प्रगतिशीलों के आपसी अंतर विरोध और कशमकश न थे, जिसकी ओर भी अरुण जी ने इशारा किया। इसके लिए नामवर जी की कविता के नए प्रतिमान के साथ डॉक्टर रामविलास शर्मा की नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक को साथ साथ देखना दिलचस्प होगा। मुक्तिबोध के साहित्य का तो बीज शब्द ही आत्मसंघर्ष थे। संघर्ष दूसरों से और आत्मसंघर्ष खुद से या अपनों से। वैसा बहस तलब समय साहित्य इतिहास में कम ही देखा गया है। इसमें शाही की दमदार ही नहीं, कई बार केंद्रीय उपस्थिति रही है। कविता और गद्य की फांक को कम किए जाने, कविता को गद्य की शक्ति से सम्मिलित किए जाने, कविता को बौद्धिकता से जोड़े जाने के दौर के रूप में भी शाही के समय को देखा जा सकता है। कविता वादग्रस्त न हो और अपनी सामाजिकता और सार्थकता से विरत भी नहीं हो, यह शाही का अपना मोर्चा था। शाही कविता के सृजक भी थे और श्रेष्ठ भावक यानी आलोचक भी। शाही कवि आलोचक थे, पोएट क्रिटिक, जिसकी बहुत सारी खूबियां होती हैं तो कुछ सीमाएं भी होती हैं। एक ऐसे कवि आलोचक जो समाज और राजनीति के मोर्चे पर भी अपने ढंग से सक्रिय रहे। इससे उनकी साहित्य दृष्टि को वांछित आयाम मिला। साहित्य का न तो किसी का मुखापेक्षी होना और न उसका समाज निरपेक्ष होना कभी उनका काम रहा। साहित्य का यक्ष प्रश्न है, साहित्य क्यों? प्रश्न शाश्वत, उत्तर अशाश्वत, परिवर्तनशील और युगापेक्षी। इस प्रश्न को ही अपने एक लेख और अपनी एक पुस्तक का शीर्षक बनाते हुए शाही ने तब जो चिंताएं व्यक्त की थी वे आज भी उतने ही महत्व की हैं। गालिब के एक शेर और कवि मित्र सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के एक बातचीत के हवाले से वे प्रश्न के विशिष्ट संदर्भ की बात उठाते हैं, क्योंकि पारंपरिक उत्तरों से काम चलने वाला नहीं है, भले ही उनसे बचा भी नहीं जा सके। साहित्य के विशाल चित्रफलक और आज की सृजनशीलता की बेचैन रेखा के बीच की खाई की चुनौतियों की विडंबना का सामना करना या उससे बचकर निकल पाना दुष्कर है। वस्तुतः 1970 के आसपास का यह लेख एक संगोष्ठी के विषय परिवर्तन के निमित्त तैयार किया गया था।
इसमें उनकी उधेड़बुन है कि यदि लेखन को बुलबुल के गान की तरह एक नैसर्गिक प्रक्रिया मान लिया जाए तो क्यों का प्रश्न ही अनर्गल उठता है, और प्रतिबद्ध लेखन कर्म करने वालों के सामने भी यह प्रश्न उतना ही असंगत ठहरता है। गोष्ठियों, विश्वविद्यालय, पुरस्कार जैसे साहित्य को प्रतिष्ठा दिलवाने वाले साहित्यिक प्रतिष्ठान की सीमा समझते हुए भी उनका मानना रहा है कि साहित्यहीन प्रतिष्ठान की तो कल्पना की जा सकती है, लेकिन प्रतिष्ठानहीन साहित्य की कल्पना असंभव है। जरूरत प्रतिष्ठान को लचीला, जिम्मेदार और विविधतापूर्ण बनाने के साथ उससे चूक की संभावना को स्वीकार कर चलने की। अपनी सदी यानी 20वीं सदी के यथार्थ और मोहक आवरणों से थोड़ा अलग करके इस प्रश्न पर विचार करने की पेशकश करते हुए भी हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करते हैं कि जिन मान्यताओं के ऊपर हम खड़े हैं उन पर फिर एक प्रश्नवाचक दृष्टि डालने की जरूरत है, क्योंकि बकौल मित्र सर्वेश्वर पांव रखते ही बांस का पुल चरमराता डोलता है, कहीं नीचे बहुत गहरे अतल छाई है। यथार्थ और स्वप्न के मिले जुले रूप आकार की अपनी 20वीं सदी में साहित्य क्यों के प्रश्न पर नए सिरे से विचार किए जाने की प्रस्तावना वे इस लेख के जरिए करते हैं। साहित्य के अस्तित्व के प्रश्न से शाही हम हिंदी के प्राध्यापकों की तरह शास्त्रीय ढंग से नहीं निपट सकते थे। उनके लिए साहित्य क्यों का प्रश्न जीने मरने का सवाल था और अपने समय का प्रबल चुनौतीपूर्ण प्रश्न था, और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में गहनता से विचार करने की अपेक्षा रखता था। शाही इस सवाल को उस दृष्टिकोण से देख रहे थे। साहित्य क्यों प्रश्न का एक महत्वपूर्ण सिरा साहित्यकार के दायित्व से जुड़ता है, और जिसमें बार बार वो चर्चा हो चुकी है, इसलिए उस चर्चा को मैं नहीं दोहराऊंगा कि उन्होंने 4 प्रकार से जोड़ा है साहित्यकार के दायित्व को। परिवार है, समाज है, और अंततः उसे कॉस्मिक दृष्टि यानी ब्रह्मांडीय दृष्टि से जोड़ने की जरूरत है। आगे जो उन्होंने कहा महत्व की बात, उनकी दृष्टि में यह कि साहित्य समाज की मेरी सीमा क्या है। हम जब सामाजिक चेतना की बात करते हैं तो वो जोर देकर के सवाल को उठाते हैं कि समाज की मेरी सीमा रेखा क्या है, और आज के संदर्भ में शाही के इस कथन को दोहराने की जरूरत है। इलाहाबाद हमारी सीमा है, विंध्याचल, हिंदी भाषी प्रदेश, सारा भारतवर्ष या कि पाकिस्तान भी हमारे समाज में आता है। इसे ही मुक्तिबोध शायद अंतःकरण का आयतन कहते थे। शाही सवाल को उठाते हुए चेतना को जिन 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, कहते हैं कि उसमें कभी कोई कम हो सकता है, कभी कोई ज्यादा हो सकता है, कभी किसी पर ज्यादा जोर पड़ सकता है, किसी पर कम जोर पड़ सकता है। इन चारों में यदि एक ही पकड़ में आया तो परिवर्तन की दिशा हमारे हाथ से छूट जाएगी और साहित्यकार अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाएगा। जोर देकर शाही कहते हैं कि चारों चेतनाएं एक साथ ध्वनित होनी चाहिए। इनमें से यदि कोई केवल एक चेतना को पकड़ेगा तो एकांगीपन आएगा, केवल समाज चेतना पकड़ेगा तो किसी न किसी पार्टी का समर्थक हो जाएगा, और केवल ब्रह्मांड चेतना को पकड़ेगा तो बाबा लोगों का चेला हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले सोवियत संघ में सामाजिक चेतना पर ऐसा जोर पड़ा, उनकी जो टिप्पणी है कि पार्टी और साहित्यकार के दायित्व को एक मेव मान लिया, चीजों के बारे में प्रश्न करने का सहज अधिकार नहीं रह गया। ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस दौर में वो बात कर रहे थे जब हिंदी साहित्य में थोड़ा मार्क्सवादी लेखकों का और आलोचकों का खासकर दबदबा था, और उस दबदबे के विरुद्ध भी एक मोर्चा खड़ा था, इसलिए कई एक बार अतिशयोक्ति से भी उनको काम चलाना पड़ रहा है। इसलिए शाही की घोषणा है, मैं कवि हूं, लेखक हूं, इसलिए कि मैं चारों अंतर्ध्वनियों के मुरब्बे को पहचानता हूं। उसको आप मुरब्बा बनाना पड़ता है, वैसे होता नहीं है, अलग अलग खंड उसका बनता नहीं है। शैली इसलिए महान है कि वह अपने सामाजिक बंधन और उससे जो उत्पन्न तड़प है उसे ब्रह्मांडगत अनुभव से मिला।
राजनीति और साहित्य के संबंध में शाही जी की स्पष्ट समझ थी कि जिस तरह आज राजनीति से साहित्य को अलग रखने का नारा लगाने वाले मध्यवर्गीय कलाकार प्रतिक्रियावादी हैं, उसी तरह राजनीति की तानाशाही में कैद करके समस्त साहित्य को पार्टी का अस्त्र मात्र घोषित करने वाले कला के दुश्मन हैं। और मार्क्सवादी साहित्य चिंतकों में सारे के सारे मार्क्सवादी साहित्य चिंतक इस दृष्टिकोण के नहीं रहे हुए हैं, न पश्चिम में, न पूर्व में, न सोवियत संघ में, शुरू से लेकर आखिर तक, जो ये मानते रहे हूं कि पार्टी का अस्त्र ही होना चाहिए। उनके भीतर भी महान वैचारिक संघर्ष चले हैं, जो बाद में चल करके बहुत कुछ आए, जो पहले नहीं आ सके थे और उसी समय हो रहे थे। इसलिए उस दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। पार्टी के महत्व को समझते हुए भी शाही कहते हैं कि मार्क्सवाद कभी भी पार्टी और वर्ग को एक नहीं। मार्क्सवाद को समझने में उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई। मार्क्सवाद को बहुत गहराई से समझ रहे थे, मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि को भी बहुत गहराई से समझ रहे थे। लगता है शाही मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि के जितने कायल थे, उतने ही मार्क्सवादी समीक्षा और उसकी कम्युनिस्ट परिणति को लेकर क्षुब्ध और आक्रामक। कम्युनिस्ट परिणति को लेकर जो लोग उसकी कम्युनिस्ट परिणति नहीं कर रहे थे, उसको लेकर उनकी शायद कोई शिकायत नहीं रही होगी, लेकिन वो बात उभार के साथ उनके उस आलोचनात्मक लेखन में नहीं, क्योंकि जो उनका वो था कि मार्क्सवादी समीक्षा की कम्युनिस्ट परिणति हो रही है, ये चिंता का विषय है। मार्क्सवादी समीक्षा से जुड़ी नई पीढ़ी के लेखकों, कवियों को शाही का राजनीति और साहित्य तथा मार्क्सवादी समीक्षा और उसकी कम्युनिस्ट पंडिती नामक लेख अनिवार्य पाठ की तरह लेना चाहिए और आगे पीछे जो पाठ घटित हुए हैं उन्हें भी खोज कर ढूंढ कर पढ़ना चाहिए। उन्होंने फासिज्म की जिस रूप में चर्चा की है वह आंख खोलने वाली है। आज की भारतीय राजनीति के चरित्र की इससे बेहतर व्याख्या हो ही नहीं सकती। राजनीति और साहित्य लेख में वे कहते हैं, फासिज्म ने कभी अपने को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कहा, बल्कि फासिस्ट अपने को मुख्यतः एक सांस्कृतिक आंदोलनकारी ही कहते। डॉक्टर गोवेल्स ने कहा, चूंकि हम नेशनल सोशलिस्टों का विश्वास है कि जो कुछ हम कहते हैं वही ठीक है, अतएव हम ऐसे दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो अपने को ठीक कहते हैं, क्योंकि यदि दूसरा भी ठीक है तो वह अवश्य नेशनल सोशलिस्ट हो, और यदि वह नेशनल सोशलिस्ट नहीं है तो सीधी बात है कि वो ठीक नहीं हो सकता। इसे कहते हैं विचारों की तानाशाही, और आज के संदर्भ में शायद इसको समझने बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं। ऐसी ही तानाशाही कुछ पर हेंगा चलाकर, हेंगा हम लोग क्या चलता है बिहार में, सब कुछ पर हेंगा चलाकर एक रूपता को जन्म देती है, और अंततः यहीं से एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक धर्म, एक राष्ट्र एक संस्कृति, एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक चुनाव, और अंततः सारी विविधताओं बहुलताओं से रहित एक रूप एक रंग राष्ट्र का जन्म, और फिर एक ऐसे ही विश्व का जन्म। शाही दक्षिण वाम किसी भी प्रकार के विचारों की तानाशाही के विरुद्ध साहित्य को स्फीत वक्ष देखना चाहते थे। सुना, सीना फुला करके 54 इंच का सीना हो साहित्य का, 56 इंच का साहित्य वाला 54 भी से काम चल सकता। जी ठीक है। तो साहित्य दृष्टि साहित्य को न तो पूर्णतः स्वतंत्र, न तो पूर्णतंत्र स्वतंत्र मानने की हिमायती है, और न ही वह दर्पणवादी अवधारणाओं के मिल में है। साहित्य के बारे में बहस करती ही शाही की साहित्य दृष्टि इतिहास, राजनीति, दर्शन, समाज, संस्कृति, साहित्य इतिहास से एक साथ बहस करती है। इसका जीवंत प्रमाण लघु मानव के भाने हिंदी कविता पर एक बहस नामक उनका आलोचनात्मक प्रबंध है, जिस पर स्वतंत्र रूप से विचार किए जाने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं, इसी प्रकार का उनका प्रबंध शमशेर की काव्यानुभूति की जटिलता है। कोई जरूरी नहीं कि हम उनकी सभी आलोचनात्मक निष्पत्तियों निष्कर्षों से सहमत ही हों। 5 मार्च 1931 की रात गांधी इरविन समझौते से उपजी विराट रिक्तता को पंडित नेहरू से जोड़ते हुए वे पहले उसे छायावादी काव्य की बनावट
और उत्तर छायावादी कवियों भगवती चरण वर्मा, बच्चन और दिनकर की द्वंद्वहीनता से जिस तरह जोड़ते हैं, उसमें वन उनकी स्वयं की द्वंद्वात्मकता क्षतिग्रस्त होती है। उत्तर छायावादी कवियों की द्वंद्वहीनता की गूंज नामवर जी के प्रतिमान पुस्तक में भी अपने ढंग से सुनाई पड़ी थी, जिसे आगे चलकर उन्होंने संशोधित किया। शाही हमारे बीच से असमय उठ गए, रहते तो पता नहीं स्वयं वे अपनी कई थीसियों पर पुनर्विचार करते या नहीं, कौन कर सकता है। इसी प्रकार शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट वाले प्रबंध में शमशेर की जटिलता पाठकों की दृष्टि में कई जगह कम होने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, जिसका कुछ कुछ एहसास शायद उन्हें भी था। इतना तय है कि साहित्य आलोचना को एक जटिल व्यापार मानते हुए केवल साहित्य आलोचक नहीं बल्कि व्यापक रूप से समाज और संस्कृति के आलोचक के रूप में शाही दिखाई पड़ते हैं, कुछ एफ आर लिविस की तरह। शाही की आलोचना भाषा पर अलग से विचार किए जाने की जरूरत है। अकेले लघु मानव वाले अपने प्रबंध में उन्होंने अनेक नई भाषिक संकल्पनाएं दी। उन्हीं में से एक पावनता जनित विवेक है, जो उन्हीं के शब्दों में अखंड अपनापा है। ऐसी ही मनुष्य के मर्म की संकल्पना है, जो उन्हें जायसी जैसे हिंदी के मध्यकालीन कवियों में दिखाई पड़ती है। संवाद धर्मी आलोचक शाही की कविताओं के एक संग्रह का नाम उचित ही संवाद तुमसे दिया गया। शाही साखी संग्रह की अपनी कविता प्रार्थना गुरु कबीरदास के लिए मैं पाखंड न लगने वाली, जिस अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोलने वाली विनम्रता की आकांक्षा रखते हैं, वह सब कुछ के बावजूद उनकी कविता में ही नहीं, उनकी आलोचना और उनकी साहित्य दृष्टि में भी पैबस्त है। सुरधार बहस के बीच भी वे मूल प्रश्न से नहीं कतराते हैं और न व्यक्ति भंजन में रस लेते हैं। वजह यह कि उन्हें बहस के बाद हमेशा लगता रहा कि सुनो भाई साधु, असली सवाल है कि असली सवाल क्या है। शाही की डायरी की 12/1/1950 की एक टीप से उनकी विकलता और संवाद आतुरता के कारणों की जिस अनवरुद्ध गतिमयता की लालसा ने मुझे राजनीति, समाज और साहित्य आदि में साहस करने के लिए विवश किया, उसे नहीं पाता हूं और विकल हो जाता है। कहने को हम सभी क्रांतिकारी, लेकिन वस्तु स्थिति को इस तरह चपटकर पकड़ने के लिए बेकरार हैं कि कोई प्रतिक्रियावादी जग मारे। इस समाज को उलटने की चेष्टा और साथ साथ अपने को वर्तमान व्यवस्था से पहुंचने वाले लाभ को नहीं छोड़ना, दोनों साथ कैसे हो सकते हैं। मैं कितना चाहता हूं कि कोई ऐसा जबरदस्त भंवर पैदा होता कि हम सभी पत्ते अपने अपने तिनकों से छूटकर बरबस एक जबरदस्त वेग के साथ चक्र में झिंझोड़ उठते। यह है शाही के शाही होने का अर्थ, शाही का शाही होने का मर्म। इसलिए उनके लिए असली सवाल है कि असली सवाल है। सूझा संघर्ष या गहन आत्मावलोकन आत्मसंघर्ष भी अपने को हम सभी क्रांतिकारी हैं कहकर शाही अपनी संघर्षी ही नहीं, आत्मसंघर्षी साहित्य दृष्टि, आलोचना दृष्टि का मैं कायल बनाकर खुद को आज भी तुम्हारे भरोसे लायक बनाते हैं। आप सबका इस आखिरी वक्ता को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।